हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है नमित और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं हमारे एजुकेशन के चैनल पर ये 12वां एपिसोड। पिछले तमाम एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस प्रोग्राम को, इस कोर्स को कवर करने वाले हैं वो है BJMC, यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसकी तमाम जानकारी हम आपसे साझा करेंगे और इसके लिए हम एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं। वहां पर हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे मिलने वाले हैं, उनसे पूछेंगे और तमाम वो क्वेश्चंस लेंगे जो हम आप उससे पूछते रहते हैं कि जो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है उसमें हम अपने करियर को किस तरह से बना सकते हैं, आगे चल करके उसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं, मास्टर्स कैसे कर सकते हैं, PhD कैसे कर सकते हैं। वो तमाम जितने भी कोर्सेज क्वेश्चंस हैं आपके छोटे छोटे, वो सारे लेंगे हम और उनसे चर्चा करेंगे आज के इस सब्जेक्ट पे। और आज का जो कार्यक्रम है गाइस, जो बहुत खास होने वाला है। इसको वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे और तमाम जो जानकारियां हैं जो हम आपसे साझा करेंगे, जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो आपको बताएंगे, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो गाइस चलते हैं हमारे जो गेस्ट हैं उनके पास में। पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो आप समझते हैं आजकल कितना महत्वपूर्ण हो चुका है, और इसी पर चर्चा करने के लिए हम लोग आए हैं। हमारे जो आज के गेस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद पाठक सर हमारे साथ में। स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर सर। आपका छोटा सूक्ष्म परिचय में आपका कराना चाह रहा था कि सर एजुकेशन की जर्नी सर कहाँ से शुरू हुई है और कब से सर आप इस फील्ड में हैं और कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, कब से इस यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए एक बार। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने एक बृहद परिप्रेक्ष्य में सारी चीज़ों को लाए हैं और पत्रकारिता जनसंचार को, इसके नवाचार को आप जनता के सामने लाना चाहते हैं, विद्यार्थियों के मध्य लाना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा विषय है। और जहाँ तक मेरी यात्रा, जो शैक्षणिक यात्रा रही, उसका प्रसंग है, तो मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता था। लेकिन अगर हम तुलना करें भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष किसी भी प्रोफेशन का, तो मैं पत्रकारिता को समकक्ष पाता हूं। और किसी कारणवश मैं सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं कर पाया। समाज के लिए कुछ करना चाहता था, समाज को कुछ देना चाहता था। तो पत्रकारिता एक ऐसा मंच मुझे लगा कि जिसमें मैं एक बृहद दृष्टिकोण अपनाकर कुछ समाज को दे पाऊं, कुछ लोगों के लिए कर पाऊं जो वंचित हैं, जो हाशिए पर हैं। और उसी क्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय मेरे यात्रा का प्रारंभ रहा, जहां से मैंने जर्नलिज्म का पठन पाठन किया। विद्यालय ने सर्वांगीण विकास किया पत्रकारिता का। उसके बाद मैं जीवाजी विश्वविद्यालय आया, वहां से मैंने परास्नातक किया और विद्या वारिधि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि मैंने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से लिया। और उसके बाद मेरी यात्रा प्रारंभ हुई और जिस उद्देश्य को लेकर मैं आगे बढ़ा था और ईश्वर ने मुझे वैसा ही मंच दिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क एंड सोशल साइंसेस भुवनेश्वर में एक संस्थान थी और उन्होंने बहुत सोशल वर्क के कार्य किए थे। पत्रकारिता भी एक विभाग था। मैं उसमें अपना पहला जो यात्रा का पड़ाव शुरू किया, विभागाध्यक्ष के तौर पर मैंने उस संस्थान को संभाला था। उसके बाद यात्रा का कारवां आगे बढ़ता रहा। वनस्थली विद्यापीठ आया, MIT विश्वविद्यालय राजस्थान में रहा और उसके बाद देहरादून की तरफ, उत्तराखंड की तरफ और इस देवभूमि की तरफ मेरा रुझान हुआ। देवभूमि में कई संस्थानों में सेवाएं देने के बाद मैं आज उत्तरांचल विश्वविद्यालय में निदेशक के पद पर हूं और बच्चों के मध्य हूं, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो, बच्चों का पठन पाठन, उनके जीवन में, उनके नैतिक उत्थान में जिस प्रकार भी परिवर्तन हो, और मैं अपनी टीम के साथ उसके प्रति यहाँ समर्पित हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहला क्वेश्चन सर हमारा यही है, इसमें जो पत्रकारिता का जो फील्ड है सर हमारा, यानी कि जो मास कम्युनिकेशन का जो फील्ड है, उसमें प्रशिक्षण का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या है सर, इस तरह से? अगर मैं ईमानदारी से आपके समक्ष बातें रखूं जी सर, तो पत्रकारिता प्रशिक्षण का जो पूरा भारतीय परिप्रेक्ष्य है अपने आप में दोषपूर्ण है। दरअसल पत्रकारिता की कहीं पढ़ाई होती ही नहीं है। पत्रकारिता ऐसा विषय है जिसमें प्रशिक्षण ही होता है। जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में था तो मेरे विभागाध्यक्ष डॉक्टर बलदेव राजगुप्त, और आज भारतीय प्रेस आयोग में भी हैं, बहुत बड़े ओहदे पर सर हैं, वो अक्सर कहा करते थे कि हम ये भूल करते हैं और हमने कभी एक बारीक रेखा हमने खींची ही नहीं कि पढ़ाई और प्रशिक्षण में क्या अंतर है।
तो पत्रकारिता एक प्रशिक्षण है। सबसे पहले हमें अपने पाठक वर्ग, अपने विद्यार्थियों के मध्य इस बात को संप्रेषित करना होगा। दूसरी बात, जो हम विश्वविद्यालय स्तर पर पत्रकारिता का दृष्टिकोण देखते हैं, उसमें हम ये पाते हैं कि पत्रकारिता प्रशिक्षण की मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है। आप चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करें, राज्य स्तर के विश्वविद्यालयों की बात करें, या आप निजी विश्वविद्यालयों की बात करें, पत्रकारिता का जो स्तर है और पत्रकारिता का जो दृष्टिकोण है, उसको कभी समझा ही नहीं गया। क्योंकि पत्रकारिता का कोई भी विद्यार्थी अगर पत्रकारिता में प्रवेश लेता है तो उसके मन में सबसे प्रमुख विषय यह होता है कि राष्ट्र के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। क्योंकि ये पढ़ाई इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और भी कई हैं, बायोटेक आप ले ले, उनसे मिलता नहीं है। ये इसका दृष्टिकोण ही अलग है, इसकी व्यवस्थाएं अलग हैं। बच्चा समाज की मुख्य धारा से हमेशा जुड़ा होता है, लिखता है, पढ़ता है, बुद्धिजीवी वर्ग में वो जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम बच्चों को उस रूप में कभी नहीं लेते। हम उनको एक क्लासरूम में बांध देते हैं और जो मूलभूत प्रशिक्षण है उससे हम वंचित रखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि पूरे भारत जैसे विकासशील देश में इस दृष्टिकोण को देखा जाए। अभी हमारे पास जो पत्रकारिता के अच्छे संस्थानों में आप देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, जामिया है, फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देखें, कुछ प्राइवेट संस्थान अच्छा कर रहे हैं। लेकिन पत्रकारिता के जो मूलभूत मर्म है उसको कभी देश में समझा नहीं गया। आज के समय में हम ये पाते हैं कि जो प्रशिक्षण के संस्थान हैं और जहां बच्चा रोजगार पाएगा, जहां हमारे छात्र रोजगार पाएंगे, उनके बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है, जो तारतम्यता है, उसको लोगों ने इतना गहरा बना दिया है। क्योंकि जो एकेडमिक और इंडस्ट्री लिंकेजेस है वो नहीं हो पाता। फिर आप देखिए कि बच्चे विभिन्न परिवेशों से आते हैं, उस एक छात्र पर उसके दृष्टिकोण के आधार पर कार्य करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर और कई दृष्टिकोणों को आप देखेंगे तो फिर हम ये पाते हैं कि पत्रकारिता जैसे विषय पर हम एक अलग सिद्धांत पर हम कार्य करें, अलग प्रणाली अपनाकर काम करें, तो फिर हम सफल होंगे। गाइस, आप सुन पा रहे होंगे, सर ने बहुत संक्षेप में और बहुत उत्कृष्ट तरीके से आपको जानकारी दी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से हम बढ़ रहे हैं सर। पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम की विशेषताओं पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सर। अकबर इलाहाबादी ने कभी कहा था कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मैं आपको बताऊं कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जिन्होंने उदंत मार्तंड के संपादक थे और अंग्रेजों का दौर था, अपने अंतिम एडिशन में अपने कलम को तोड़ते हुए उन्होंने कहा था कि आज दिवस लो उग चुकियो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। और संभवतः हम जिस दौर में थे, जिस दौर में संघर्ष के दौर में पत्रकारिता की शुरुआत हुई, इस प्रश्न के साथ मैं कभी आदरणीय प्रभाष जोशी, जो अब हमारे बीच नहीं है और जिन्होंने पत्रकारिता के मर्म को सही रूप में इस देश में समझा था, उनके कई विद्यार्थी तमाम चैनलों में हैं। मैंने प्रभाष जोशी सर से यह प्रश्न किया था कि आजादी से पहले पत्रकारिता एक मिशन था, लेकिन आज के डेट में हम देखते हैं कि व्यावसायिक रूप में परिवर्तित हो गया है। तो प्रभाष जोशी ने कहा कि कभी यह मिशन था ही नहीं, ये हमेशा व्यवसाय रहा, मिशन तो उसमें जुड़ता गया। आज पत्रकारिता के कारवां हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि स्वार्थ ज्यादा हावी है। लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ सही मायने में आज घायल है और ध्वस्त है। आज जो लोग शैक्षणिक संस्थानों को चलाते हैं या जो बच्चे उसमें प्रशिक्षण के लिए आकर्षित होते हैं, उस पत्रकारिता के व्यवसाय को सही रूप से उसका मर्म समझते नहीं है। पत्रकारिता खिलवाड़ का चीज है ही नहीं। पत्रकारिता एक ऐसा विषय है जिसको गंभीर रूप से समझने की, गंभीर रूप से उसके नीतियों के अनुपालन की, उसके मर्म को समाज में संप्रेषित करने की आवश्यकता है। इसको मिशन बनाना है। आज लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ अगर अक्षुण्ण नहीं रहा तो समाज भी पतन की ओर में जाएगा। तो लोकतंत्र का पांचवां स्तंभ, जिसके बारे में शायद पाठकों को कम जानकारी होगी, जिसको हम ओपिनियन कहते हैं, जो जनमत है,
तो जनमत भी इस देश में फिर सुरक्षित नहीं रहेगा। इसीलिए नया संदर्भ, नई चुनौतियों की ओर हम अग्रसर हो और तो पत्रकारिता को नव दृष्टिकोण में देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, बहुत सही बात सर ने कही है और ये चीज़ें आप अपने जीवन में भी उतार लीजिए गाइस। सर जिस तरह से समझा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि सर की जो उनके पास गहरा अनुभव है, जो उनके पास उन्होंने जो इतने साल का उनके पास जो रिसर्च है, उसके बेसिस पर, उनके आधार पर उन्होंने जो चीज़ें आपको समझाई हैं, ये आपको जीवन में उतारना है, इन चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर हम बढ़ रहे हैं। जनसंचार के प्रशिक्षण में सर चुनौतियां क्या क्या रहती हैं पत्रकार के सामने से? देखिए, एक पत्रकार और एक शिक्षक, अगर मान लीजिए कोई पत्रकार अगर प्रशिक्षण की ओर अभिमुख है और कोई एक शिक्षक जो पत्रकारिता का प्रशिक्षण लेकर शिक्षण की ओर अभिमुख है, उसमें ज्यादा अंतर मैं नहीं देखता हूं। बच्चों का किस तरह से सर्वांगीण विकास हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में वो लड़खड़ाए ना, उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए जिससे उनका जो बेस है, जो आधार है, वो मजबूत हो। देखिए, चुनौतियों की अगर हम बात करें तो हम अगर विभाजित करें तो हम देखते हैं कि एक तरफ केंद्रीय विश्वविद्यालय है, राज्य विश्वविद्यालय है, राज्य निजी विश्वविद्यालय है और कुछ निजी विश्वविद्यालय पत्रकारिता के और है, कुछ संस्थान भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पत्रकारिता को हमेशा हाशिए पर एक छोटे विभाग के रूप में समझा जाता है। पत्रकारिता किसी भी अगर विश्वविद्यालय में हो, अगर मैं बात करूं सिम्बायोसिस या आप देख लीजिए राजस्थान तरफ अभिमुख होंगे तो मणिपाल जैसे निजी विश्वविद्यालय, चाहे बेनेट है जिन्होंने पत्रकारिता का एक समग्र दृष्टिकोण लेके विश्वविद्यालय ही खोला है, तो उनमें पत्रकारिता को ज्यादा हाईलाइट उन्होंने किया है। लेकिन ज्यादातर संस्थान विश्वविद्यालय पत्रकारिता को सबसे हाशिए पर, सबसे कमजोर विभाग के रूप में आंकते हैं और उससे कहीं भी छात्रों का भला होने वाला नहीं है, उस विभाग से जुड़े हुए शिक्षकों का भला होने वाला नहीं है। अगर हमें इसके चुनौतियों को सही मायने में समझना है तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इसके प्रशिक्षण की मूलभूत नीतियों को में बदलाव करने की आवश्यकता है। हमें सम्मान देना होगा पत्रकारिता के शिक्षकों को, पत्रकारिता के व्यवसाय को, पत्रकारिता की पूरी ट्रेनिंग प्रक्रिया को। जब तक हम इसे हाशिए से लेकर प्रमुखता और सर्वप्रमुख, सर्वमान्य विषय नहीं समझेंगे, हम इसे सिर्फ एक टूल के रूप में समझते रहेंगे, तब तक इस पाठ्यक्रम का कभी भी भला होने वाला नहीं है। इसको हम इस रूप में ले कि यही सर्वांगीण सर्वश्रेष्ठ विषय है और इसके आधार पर सारा। आज आप देखिए, पत्रकारिता ही ऐसा विषय है, अगर हम जनसंचार की बात करें तो महासागर है जनसंचार, अपने आप में समंदर है। उसमें जनसंपर्क भी है, विज्ञापन भी है, इवेंट मैनेजमेंट भी है। जितने विषय आए, चाहे इंफोटेनमेंट हो, कन्वर्जेंस हो, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे हो, सारे पत्रकारिता से रिलेटेड हैं। आप राजनीति की बात करें, आप अर्थव्यवस्था की बात करें, आप जितनी भी चुनौतियां हमारे देश के सामने है, तमाम वैश्विक परिदृश्य में जो बदलाव है, पत्रकारिता से कोई भी अछूता नहीं है। इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नव परिप्रेक्ष्य, नव संदर्भ, नवाचार का पत्रकारिता में प्रवेश कैसे देते हैं? देखिए, कोई भी विषय नए परिप्रेक्ष्य में आना चाहिए। आप देखें, जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में थे, जब हम गुलाम थे, हमने 200 वर्षों का वो दौर भी देखा है। 15 अगस्त 1947 के बाद जब स्वाधीनता की छत्र छाया में हम आए, तो उस समय का दौर भी हमने देखा। और आज जिस रूप में है, तो हर विषय अपने आप को अद्यतन करता है, हर विषय अपने आप को अपडेट करता है और पत्रकारिता भी इसका विरोधाभास नहीं है। पत्रकारिता में आप देखिए, जो हम आज बात करें तो आज भारतीय पत्रकारिता का कोई भी नवाचार बहुत ही मुश्किल से हमारे सामने आ पाता है। हमने पश्चिमी मीडिया को, पश्चिमी दृष्टिकोण को, पश्चिमी विचार को, पश्चिमी विचारधारा को, पश्चिमी पाठ्यक्रम को उसी रूप में लिया है कि हम अपने ज्ञान से अपने आप को खोखले महसूस करने लगे हैं। आप देखिए, हेराल्ड डी लॉसवेल मॉडल हो, सैनन वेबर मॉडल हो, विल्बर श्रेम हो, एवर्ट रोजर महोदय हो, इन सबका आज के दृष्टिकोण में बच्चों को उसी रूप में हम पढ़ा रहे हैं। जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के इन विषयों का हमारे
पत्रकारिता के सिलेबस में, पाठ्यक्रम में कोई महत्व नहीं है। तो नवाचार, उसका नव उल्लेख होना चाहिए। पत्रकारिता का यह भी है कि कोई भी विद्वान आगे नहीं आ पाता, कोई भी मॉडल डेवलप नहीं हो पाता, कोई भी नए विषय पाठ्यक्रम में नहीं आ पाते। पुराने रटे रटाए विषयों को हम आज भी विश्वविद्यालय में लागू करके रखे हुए हैं, और जिससे हमारे खुद के स्कॉलर, हमारे खुद के रिसर्च, हमारे खुद के अच्छे मॉडल हम आदतन नहीं कर पाते। जब तक इन नवाचारों का समावेश नहीं होगा, जब तक इन विषयों का पत्रकारिता में प्रवेश नहीं होगा, पत्रकारिता का भला होने वाला नहीं है। भारत की व्यवस्था अलग है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का परिवेश अलग है, भारत में पत्रकारिता की आवश्यकताएं अलग हैं, लेकिन हमने पत्रकारिता को उसी रूप में लिया है। आप देखिए CNN और BBC की पत्रकारिता, और आज आप देखिए आज तक ABP न्यूज, NDTV की पत्रकारिता, आप उनके लेआउट में ज्यादा फर्क नहीं देखेंगे। आप देखिए एक्सक्लूसिवनेस, बुलेटिन्स, आप जो भी देखते हैं टॉप 10 खबरें या प्रमुख 100 खबरें, इन सबको एज इट इज हम लेते हैं। जितने कार्यक्रम विदेशों में बनते हैं, विदेशी चैनलों में बनते हैं, हम भारतीय चैनलों में एज इट इज लेते हैं, चाहे वो डिबेट हो, परिचर्चा, चाहे जो भी माध्यम रहा हो। हम उसमें प्रयोग नहीं करना चाहते, हम प्रयोगधर्मी नहीं बनना चाहते। जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे, अच्छी चीजों का समावेश नहीं करेंगे, हम एज इट इज पश्चिमी मीडिया का अनुकरण करेंगे, चाहे वो वार रिपोर्टिंग हो, सामाजिक विषय की रिपोर्टिंग हो, चाहे वो धार्मिक रिपोर्टिंग हो। आप देखिए रिपोर्टिंग में भी हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम उसी प्रकार से उनका अनुकरण करते हैं। जब इस अंधे अनुकरण को हम बंद नहीं करते, तो पत्रकारिता के व्यवसाय, पत्रकारिता के प्रशिक्षण, पत्रकारिता के विद्यार्थियों जो इस क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं, उनका भला नहीं होने वाला है। हम क्यों ना कुछ अपना नया प्रयोग करें। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तरफ से बहुत सारे फंड भी मिलते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ EMRC के अपने प्रावधान हैं, पत्रकारिता के प्रशिक्षण केंद्र हैं। हम उनको विकसित करके प्रशिक्षण की ओर अभिमुख हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं सर। भारत जैसे विकासशील जो हमारा देश है सर, उसमें पत्रकारिता का भविष्य को आप कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? थोड़ा इसको बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत जैसे विकासशील देश में अगर हम पत्रकारिता के भविष्य को देखें तो बहुत ही सुनहरा है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है, और आप देखिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता और जो जनमत है, जिसको हम पंचम स्तंभ बोलते हैं, इन सब की तारतम्यता बनी रहे और पत्रकारिता हमेशा अक्षुण्ण रहे। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाए कैसे। यही पत्रकारिता का शायद मूल मंत्र भी है। पत्रकार एक अलग दृष्टिकोण लेके चलता है, और मैं ये बताऊं कि जितने भी परिवर्तन या जितने भी इस देश में नए प्रयोग हुए, उसमें पत्रकारों का भी अहम योगदान रहा। चाहे वो आपातकाल था, आपातकाल के बाद का दौर था, उसमें पत्रकारों ने और पत्रकारिता ने एक समग्र दृष्टिकोण से इसमें अपना योगदान दिया है। आज भारत में प्रजातंत्र अगर अक्षुण्ण है, सुरक्षित है, तो पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान है। आज पत्रकार ना होते तो शायद पत्रकारिता और मंच भी लोगों को नहीं मिलता। आज हम देखते हैं कि लोकतंत्र में 5 साल के लिए सरकारें चुनी जाती हैं, लेकिन अगर पत्रकारिता का अंकुश ना हो, पत्रकारिता रूपी चाबुक ना हो, तो सरकारें तानाशाह हो जाएं। पत्रकारिता एक ऐसी व्यवस्था है जो मध्यम मार्ग अपनाने को विवश करता है। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में पत्रकारिता का बहुत ही सुनहरा भविष्य मैं देखता हूं, और यहाँ पत्रकारों साथ में जो हमारे छात्र इससे जुड़ते हैं, उनका भी भविष्य बहुत ही सुरक्षित है। तो गाइस आप सुन पा रहे हैं, सारी चीज़ों को आप अपडेट कर लीजिए, अपने जीवन में उतार लीजिए। सर बहुत सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से समझा रहे हैं, और ये चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं सर। वर्तमान जो मीडिया हाउसेस हैं सर, इनकी प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं डॉक्टर साहब? देखिए, वर्तमान मीडिया हाउसेस की अगर हम बात करें, सबसे पहला है कि सत्ता और पत्रकारिता के अंतर्द्वंद। आज हम देखते हैं, मैं किसी यहाँ चैनल का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हर चैनल की अपनी मर्यादाएं हैं,
लेकिन मैं अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बातें कहना चाहूँगा और बेबाकी से दर्शकों के बीच में इस बात को लाना चाहता हूँ कि सत्ता और मीडिया हाउसेस का जो अंतर्द्वंद है, आज के समय में उस पर निषेध होना चाहिए। कोई भी सरकार आए और जाए, लेकिन पत्रकारिता का दृष्टिकोण हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए। पत्रकारिता अगर सत्ता के नजदीक चला जाए तो फिर जनता का भला नहीं होने वाला, क्योंकि पत्रकार समाज के प्रति समर्पित है। पत्रकारिता समाज के लिए है, जनता के लिए है। हाशिए पर खड़ी हुई जनता, ठंड में ठिठुरती हुई जनता, कराहती हुई जनता, उन तक हम अपनी बातों को कैसे पहुंचाएं? जिनकी कोई नहीं सुनता हो, जो डांट फटकार के किसी सरकारी महकमे से भगा दिए जाते हो, सरकारी तंत्र भी जिसके लिए पहुंच से बाहर हो, जो अशिक्षित हो, जो गरीब हो, उन जनता की बात हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं? कैसे हम उसको अभिमुख से, प्रधानता से उस बात को हम जनमुख और जनमत की बात बनाएं? यह पत्रकारिता का विषय है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ मीडिया चैनल, कुछ प्रबंधन सत्ता के इतने चाटुकार हैं और अपनी नैतिकता को भूल चुके हैं। हमारे देश में पहला प्रेस कमीशन और दूसरे प्रेस कमीशन के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ। आज के डेट में पत्रकारिता के कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, देखिए कि उनका कोई भी अभिमुख नहीं है, कोई भी रुझान नहीं है, कोई भी मुखर नहीं है। मैं किसी भी संस्था का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज के समय में अगर मैं देखता हूं बदलाव, तो पत्रकारिता के शिक्षक होने के नाते तकलीफ होती है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो बदलाव होने चाहिए थे वो बदलाव नहीं हो पाता। ये जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी है मीडिया हाउसेस की कि पत्रकारिता को अक्षुण्ण रखे। सत्ता तो हर 5 साल में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन जनता वही रहती है, जनता के मुद्दे वही रहते हैं। इसीलिए मेरा ये निवेदन है, खासकर जो अगर तमाम मीडिया हाउस अगर मुझे इस मंच के माध्यम से अगर सुन पा रहे होंगे, तो पत्रकारिता जितना तटस्थ रहे, जितना निष्पक्ष रहे, हमारे देश का, हमारे लोकतंत्र का उतना भला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर हम आ रहे हैं। मीडिया संस्थानों की सब चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं? डॉक्टर साहब थोड़ा इसको देखिए, मीडिया संस्थानों की बात करें तो मीडिया संस्थान को का वर्गीकरण आप 2-3 प्रकार से कर सकते हैं। एक, जो चैनल चलाते हैं आज के दौर में, उनका खुद का मीडिया संस्थान है। जैसे आप देखेंगे, मैं किसी यहाँ का इस मंच पर किसी का नाम मैं उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप खुद विद्वान हैं तो मैं इंगित कर देता हूं। जो चैनल चला रहे हैं उनका खुद का संस्थान है पत्रकारिता का, जो अखबार चला रहे हैं वो खुद के प्रशिक्षण संस्थान चला रहे हैं। तो एक तो चुनौतियां हुआ है। दूसरा, जो विश्वविद्यालय और संस्थानों के स्तर पर पत्रकारिता है, तो संस्थानों की सबसे बड़ी चुनौतियां ये है कि हमें पत्रकारिता के छात्र विभिन्न वर्गों से मिलते हैं, उनकी पृष्ठभूमि भी अलग अलग होती है। उन्हें तराशना, उनको एक पत्रकारिता और संस्थानों के व्यवस्था में लाना, सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप ढालना, पत्रकारिता के पाठ्यक्रम के अनुरूप ढालना, ये चुनौतियां होती हैं। प्रशिक्षण की अपनी चुनौतियां हैं, जिसमें कई भारत स्तर पर अगर बात करें, संस्थानों में देखें तो प्रशिक्षण के मूलभूत उपकरणों का अभाव होता है। कई ऐसे जगह हैं जहां उपकरण अगर उपलब्ध हैं तो जो उपयुक्त मैन पावर हो उसका अभाव होता है। तो संस्थानों की अपनी चुनौतियां हैं। दूसरा, आज के डेट में मैं देखता हूं कि थोड़ा युवाओं के बीच में पत्रकारिता को लेकर जो क्रेज बढ़ा था 90 के दशक के बाद, उसमें थोड़ी सी गिरावट भी मैं महसूस करता हूं। उसके बहुत सारे विश्लेषण हो सकते हैं। उन विश्लेषण में अगर आप और माइक्रो लेवल तक जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि जिस प्रकार सत्ता और पत्रकारिता का अंतर्द्वंद चला है, जिस प्रकार से ये खींचातानी चली है, तो उसमें भी युवाओं के मन में थोड़ा सा, आज का युवा सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव है। वो ट्विटर, लिंक्डइन और बहुत सारे माध्यम में मुखर है। उसको लगता है कि ये सोशल जर्नलिज्म पर हम अपनी बातें ज्यादा रख पाते हैं, तो प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता है। प्रशिक्षण आपको तराशता है और जब आपको तराश दिया जाता है तब आप अच्छे से पत्रकारिता भी कर पाते हैं। तो ये सारे विषय हैं, इन सारे विषयों को बहुत बेहतरीन तरीके से सर आपने इसको एक्सप्लेन किया। सर लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सर, राष्ट्र के उत्थान में पत्रकारिता का क्या योगदान हो सकता है? देखिए, राष्ट्र का जो उत्थान है और पत्रकारिता का कैरियर, ये दोनों
अगर आप विश्लेषण करेंगे तो दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। भारतवर्ष और भारत की जनता और पत्रकारिता, इनके बीच के सेतु को अगर आप जोड़ेंगे तो भारतवर्ष, मैं मानता हूं कि एक राष्ट्र होने के नाते एक समग्र परंपरा है और पत्रकारिता अपने आप में महासागर है, जैसे मैंने पहले भी उल्लेख किया था। भारत विश्व गुरु रहा और भारत अभी भी विश्व गुरु है। भारत ने कई संस्कृतियों, कई विषयों, कई परिचर्चाओं और आज भी भारत विश्व में कहीं भी अगर भारत के मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो भारत उसको प्रमुखता से अपनी भूमिका को अदा करता है। पत्रकारिता के विषय में अगर मैं बात करूं तो हम जिस पाश्चात्य पत्रकारिता का अनुकरण करते हैं उससे कहीं प्राचीन अगर आप देखेंगे तो हमारे वेदों की परंपरा और महर्षि नारद, भृगु संहिता, पराशर संहिता, चरक संहिता, ये जितने देवगुरु बृहस्पति क्या है, बहुत बड़े पत्रकार हैं। हम आज के दौर में भूल चुके हैं सनातन भारत की परंपरा जिसमें नारद जी, देवगुरु बृहस्पति, इन सबको अगर हम देखेंगे तो ये पत्रकार ही रहे हैं। महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण जी जो पूरे ब्रह्मांड के नायक और सबसे बड़े संचारकर्ता, उन्होंने जो वहां पर एक मंत्र दिया था, जो उल्लेख किए थे, जिसमें आप देखिए सारे चीजों का समावेश है। अश्वस्थामा हतो नरो व कुंजरो, कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने, उसमें संचार भी है, उसमें दुष्प्रचार भी है, उसमें कम्युनिकेशन के सारे फलक उसमें केंद्रित हैं, लेकिन हम उन सबको भूल चुके हैं। तो राष्ट्र का उत्थान तभी होगा जब संचार सुदृढ़ होगा, और संचार तभी सुदृढ़ होगा जब पत्रकारिता का व्यवसाय अक्षुण्ण रहेगा, और पत्रकारिता का व्यवसाय तभी अक्षुण्ण रहेगा जब पत्रकारिता के शिक्षकों का सम्मान रहेगा, पत्रकारिता के विद्यार्थियों का सम्मान रहेगा और अंततः इस व्यवसाय का सम्मान रहेगा। धन्यवाद। सर, मैं चलते चलते सर आपकी तरफ से हमारे सारे जो जितने हमारे दर्शक हैं सर उनको देना चाहता हूँ, जो हमारे 12th में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो इस पत्रकारिता के फील्ड में आना चाहते हैं, मास कम्युनिकेशन के फील्ड में, और अपना करियर देख रहे हैं सर कि 12th पास आउट होने के बाद हम इसमें अपना करियर, उनके लिए क्या मैसेज हो सकता है सर आपकी तरफ से? और जो ऑलरेडी पत्रकारिता के फील्ड में काम कर रहे हैं सर, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो नवोदित विद्यार्थियों के लिए जो पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर राष्ट्र सेवा की भाव है, अगर देशभक्ति की लगन है, तो पत्रकारिता मां सरस्वती के द्वारा प्रदत्त, ऐसा मैं व्यवसाय तो उल्लेख नहीं करूंगा, ऐसा विषय है जिसमें आप मां भारती और मां भारत दोनों की सेवा कर सकते हैं, और इससे अच्छा, इससे पवित्र व्यवसाय कुछ भी नहीं। तो 12वीं पास विद्यार्थियों को मैं ये कहूँगा कि आपका सर्वांगीण विकास होगा, एक नया दृष्टिकोण आप में व्याप्त होगा। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आइए और आप एक अच्छे प्रशिक्षण के माध्यम से एक अच्छे रोजगार को भी हासिल कीजिए और निरंतर समाज सेवा की ओर अभिमुख रहिए। अगर आप चुनौती लेना पसंद करते हैं, अगर संघर्ष, दूसरी बात है कि पत्रकारिता स्वयं में एक आग है, एक ऊर्जा है। पत्रकारिता को मैं पाठ्यक्रम तो बाद में मानता हूं, पत्रकारिता एक जिजीविषा है, पत्रकारिता एक ऊर्जा है, पत्रकारिता एक आग है, पत्रकारिता एक समर्पण है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 4 लोगों को मदद करना, 4 लोगों को संकल्पित करना, पत्रकारिता एक यज्ञ है। तो आप आइए, इस व्यवसाय के साथ जुड़िए और एक अच्छे प्रशिक्षण को प्राप्त कीजिए। और जो पहले से इस व्यवसाय में है, जो कार्यरत हैं, मैं उनके लिए यही संदेश दूंगा कि आप निष्पक्ष रहे, जहां तक हो पाए निष्पक्ष रहिए, क्योंकि पत्रकारिता का धर्म और पत्रकारिता व्यवसाय और पत्रकारिता की निष्पक्षता जिस दिन मर जाए, उस दिन ये व्यवसाय भी खत्म हो जाए। आप किसी सरकार के लिए नहीं बने हैं। आप पंगु होके, अपाहिज होके अपनी बातों को मत रखिए, आप बेबाक रखिए। मेरी कुछ 2 पंक्तियां मैं बताना चाहूंगा, मैं खुद लिखता भी हूं। दिलों को जीतना मेरा मकसद नहीं,
भीड़ में भी असर छोड़ना मेरा मकसद नहीं, अनर्गल प्रलाप के अश्रुकण बहाना भी मेरा मकसद नहीं। मेरा लक्ष्य था हिमालय, मेरा लक्ष्य है हिमालय, और उससे कम पाना भी मेरा मकसद नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब गाइस आप देख पा रहे होंगे सर ने बहुत सारी चीज़ों को आपको सारी चीज़ों को क्रम वाइज उन्होंने सारी चीज़ें आपको बताई, और आप इन सारी चीज़ों से अपडेट भी होंगे, और आप इस पूरे प्रोग्राम को बहुत बारीकी से समझिएगा। इसके जो भी क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे हमने सर के सामने दिए उन क्वेश्चंस को, और उस क्वेश्चन को अपने जीवन में उतार लीजिए। आप अगर इस फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं, आगे चल करके अगर एक अच्छा पत्रकार बनना चाहते हैं, तो इन सब सारी चीज़ों को अब अपने जो है आप अपनी लाइफ में उतार लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ही कह रहा हूँ गाइस कि आप बहुत बेहतरीन पत्रकार बन सकते हैं। पत्रकारिता के फील्ड में आप अपना करियर जो है बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपने हमारे जो आपका जो आशीर्वाद है सर इन बच्चों को जरूर मिलेगा, और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब हम लोग आ चुके हैं डॉक्टर साक्षी नेगी मैम के पास में। मैम भी जो है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो हमारा होता है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो हमारा पत्रकारिता का जो फील्ड है उसमें पढ़ा रही हैं काफ़ी साल से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पे। धन्यवाद आपका। जी मैम, थोड़ा सा मैम मुझे ये जानकारी दीजिएगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं यहाँ पे, और आपकी तरफ से एक मैसेज जो हमारे जो 12th पास आउट बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहेंगे जी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ। मैं फिल्म स्टडीज़ पढ़ाती हूँ यहाँ पे, और डेवलपमेंट ऑफ मीडिया। फिल्म स्टडीज़ में आपके बहुत सारे जैसे नई फिल्म एप्रिसिएशन जो एक सब्जेक्ट है, जिसमें आप नई फिल्म्स जो आती हैं उनके बारे में जानते हैं कि क्या उसमें अच्छा था, क्या नया था, क्योंकि रिव्यू हर कोई दे देता है फिल्म का, लेकिन जो एक फिल्म एप्रिसिएशन है वो वही कर सकता है जिसको फिल्म की डीप नॉलेज है, फिल्म स्टडीज़ की डीप नॉलेज है। तो वही हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि एक एक चीज़ को बारीकी से समझें। डायरेक्शन क्या है, फोटोग्राफी क्या है, एक सिनेमाटोग्राफर क्या होता है, स्क्रीन प्ले क्या होता है, स्टोरी बोर्ड क्या होता है। तो जब वो ये सब चीजें समझ जाते हैं तो वो एक फिल्म को बहुत अच्छी तरीके से समझा पाते हैं और समझ पाते हैं, और दूसरों को समझा पाते हैं कि किस तरीके से वो फिल्म थी, उसका क्या महत्व था। तो ये सारी चीजें हम उनको बताते हैं, उन बच्चों को समझाते हैं। जी। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे मैम ने बहुत सारी चीजें बताई आपको, और मैम इसमें एक क्वेश्चन और भी है कि हमारे पास आपकी लैब जो बनी हुई है जी, इसका कितना महत्वपूर्ण रोल है? लैब का हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि लैब से बच्चे प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते हैं जो कि उन्हें आगे जाके बहुत हेल्प करती है। जैसे कि अगर हम फिल्म की बात करें तो फिल्म में हर चीज़ एक टेक्निकल चीज़ें जब बच्चों को नहीं पता होंगी तो वो आगे जाके डायरेक्शन में काम नहीं कर पाएंगे, या आपकी फोटोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें अगर उन्हें नहीं पता होंगी तो वो उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो जब उन्हें एक इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में इस तरीके का एक्सपोजर मिलता है मीडिया लैब का, जहाँ पे वो बेसिक चीज़ें जो टेक्निकल हैं वो सीख पाते हैं, तो आगे जाके जब वो फील्ड में जाते हैं तो उन्हें इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। तो इसलिए गाइस आप देख पा रहे होंगे मैम ने कहा कि इसमें आपका जो लैब है उसकी कितनी महत्वपूर्ण रोल है उसका। मैम एक मैसेज चलते चलते आपकी तरफ से हमारे जो स्टूडेंट हैं जो उसमें अपना करियर देख रहे हैं, जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मास कम्युनिकेशन का फील्ड एक बहुत ही डायनामिक फील्ड है। बच्चे आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब चलाते हैं, एक इरा है जो हम बोलते हैं सोशल इन्फ्लुएंसर्स का इरा है। बच्चों को आजकल बहुत फैसिनेट करता है ये फील्ड। तो हम चाहते हैं कि वो एक बेसिक से चलें, उनको चीज़ें समझ में आएं, फिर वो आके जाके टेक्निकली बहुत अच्छे से काम करें। अगर वो इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहते हैं, या वो मीडिया के फील्ड में जाना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर कल के दिन डायरेक्टर, फोटोग्राफर, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो वो एक बेसिक से चीज़ें समझें और आगे चल के और फ्लरिश करें। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो 12th पास बच्चा है वो इस फील्ड को मतलब अगर वो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है तो वो आए और समझे चीज़ों को और देखे, और फिर आगे जाके अपना करियर उस हिसाब से उस फील्ड में बनाए। ठीक है मैम, आप गाइस आप सुन पा रहे होंगे मैम ने जो जानकारी आपको दी ये आपकी बहुत काम आने वाली है। अगर आप अपना करियर जो है इसमें मास कम्युनिकेशन में देख रहे हैं और इसमें आना चाहते हैं तो इसकी जानकारी भी उन्होंने आपको साझा की, और अपने मैसेज के थ्रू भी उन्होंने आपको बताया कि ये फील्ड आगे चल करके कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भी हमारे साथ में जो है इस चर्चा में शामिल हुए हैं नवनीत सर हैं, और सर से हम क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के बिहार पर। सर हमारे जो दर्शक आपको देख पा रहे, सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर जो बच्चा 12th पास आउट हो चुका है, या फिर जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, या जो 12th में पढ़ रहे हैं बच्चे और इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए एक जनरल मैसेज क्या हो सकता है सर आपका? और जो पास आउट हो चुके हैं और इस फील्ड में मतलब किसी तरह से अपना करियर देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि
जो हाल फिलहाल में 12th पास करके आने वाले स्टूडेंट्स हैं या न्यू कमर्स हैं, उनके लिए तो ये कि नई अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। जी 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 जैसे हम लोग पत्रकारिता के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे, इसके साथ साथ डिजिटल मीडिया जी। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का दौर अभी है, जिसमें हम लोग वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के सिराने पर खड़े हैं। जी जी तो उसके लिहाज से भी बात हो रही है। जी जी और हम साथ ही ये भी कोशिश कर रहे हैं कि न्यू मीडिया, पब्लिक रिलेशन, इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं उसमें न्यू कमर्स के लिए काम करें। वहीं बात करते हैं इस परिप्रेक्ष्य में जो लोग ऑलरेडी मीडिया में इस वक्त हैं या अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए यही है कि टेक्नोलॉजी से अपना वास्ता बिल्कुल भी छोड़े नहीं, टेक्नोलॉजी के साथ साथ कदम रखें, क्योंकि आने वाले वक्त में हम लोग ये देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से ही सब कुछ है। जो भी सुपर पावर बनाता है या विकासशील देश और विकसित के बीच का जो फर्क है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है। गाइस, आप देख पा रहे होंगे नवनीत सर ने ये जानकारी भी आपको दी कि अगर आप पत्रकारिता के फील्ड में आना चाह रहे हैं और अपना करियर इसमें देख रहे हैं तो आपको टेक्नोलॉजी को भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि बिल्कुल। आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई, एआई का जमाना आ गया है, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग जो है अपने जो आपका जो पाठ्यक्रम है यानी कि आपका जो सिलेबस है उसमें इन सब चीजों को भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रॉपर शिक्षा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही किसी के माध्यम से आप सीख रहे हैं। इसीलिए हम लोगों के सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। ये भी एक चुनौती होता है कि आप लोगों को उन मास्टर्स के जो जानकारियां हैं आप तक साझा करना, जो अपने फील्ड में बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, उनकी जानकारियां आप तक शेयर करते हैं और उनकी जो जानकारी जब आप तक पहुंचेंगी तो आप लाभान्वित होंगे, आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे ये लेना चाहूँगा कि अगर जो बच्चा हमारा जैसे हो गया है, एक मैसेज जनरली सर आप क्या देना चाहेंगे हमारे जो फील्ड है, इसके अलावा एक मैसेज क्या आपकी तरफ से देना चाहेंगे जो बच्चा आना चाह रहे हैं इस फील्ड में और अपना करियर देखना, उनके लिए क्लास में? थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। इस फील्ड में मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, मीडिया स्टडीज़ जितने भी लोग आना चाहते हैं, मैं उन्हीं को यही कहूँगा कि शॉर्टकट्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि हम लोग रील वाली जनरेशन है, जिसमें बिना रिसर्च के, बिना प्री प्रोडक्शन के हम लोग डायरेक्ट कंटेंट बनाना चाहते हैं। डायरेक्ट कंटेंट बनाने में हमेशा दिक्कत ये होती है सर कि वो बन नहीं पाता है अच्छे तरीके से ना, उसमें लूप होल्स काफ़ी होते हैं या फिर मिसकम्युनिकेशन होता है। तो हमेशा कोशिश करें कि वेल रिसर्च कंटेंट हो आपका और वेल मेंटेन्ड हो। अगर हम प्रोडक्शन की तीनों स्टेजेस को फुलफिल करें, जैसे मास कम्युनिकेशन में जो आइडियल चीज़ें हैं, तब जाकर हमको बेहतर एक कंटेंट और आउटपुट मिलेगा और बच्चे भी जो हमारे होंगे वेल स्किल्ड और वेल इक्विप्ड होंगे। तो थैंक यू सर। बाकी गाइस, आप देख पा रहे होंगे सर ने ये चीज़ भी आपको क्लियर की, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे जो आपका आजकल देखा होगा आपने कि आप बना रहे हैं, बहुत सारी रील्स वगैरह बना रहे हैं। सर ने उस पर भी जो यंग जनरेशन है हमारी, उनको भी एक मैसेज दिया कि देखिए पहले आपको प्रॉपर चीज़ों की तैयारी सीखनी पड़ेगी और सीख करके जब आप किसी चीज़ को करेंगे तो वो आपकी वो चीज़ निखर करके भी सामने आएगी और उस चीज़ का आपको लाभ भी डेफिनेटली मिलेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गाइज, हम लोग आ चुके हैं दीपांशु चौहान सर के पास और आप ही लोगों से रिलेटेड हम उनसे क्वेश्चन लेते हैं, उनसे पूछेंगे। दीपांशु सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। और आज का जो विषय है सर हमारा, वो है हमारा मास कम्युनिकेशन का। इस पर सर आप भी काफ़ी टाइम से सर इस फील्ड में हैं। थोड़ा सर हमारी जो 12th में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, इनके लिए आप सर एक मैसेज थोड़ा क्या देना चाहेंगे सर कि ये पत्रकारिता का जो फील्ड है इसके बारे में थोड़ा सा कुछ अपनी जो राय है सर उससे थोड़ा अवगत करा दीजिए। और बाकी सर इसमें अगर जो बच्चा अपना करियर देख रहा है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर जी। और जो यंगस्टर्स हैं जो मेरे जैसे 12th के बाद अपना करियर देख रहे हैं जी सर। और उनमें कई सारी प्रतिभा भरी हुई हैं, जी जी जी। तो मेरा मानना है कि पत्रकारिता एक ऐसा मंच है जो उन्हें उनकी प्रतिभा को निखारने में मदद कर सकता है। जैसे कुछ बच्चों को लिखने की बड़ी आदत होती है, वो लिखते अच्छा हैं, कुछ लोग बोलते अच्छा हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम अपने विचार कहीं रख सकें। पत्रकारिता एक ऐसा मंच है कि अपने विचारों को आप रख सकते हो, अपनी सोच आप दुनिया को दिखा सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी आप क्या कर सकते हो, आप क्या नया सीख कर दूसरे लोगों को सिखा सकते हो। पत्रकारिता उसमें बड़ी मदद करती है। मेरा मानना है कि जिनको ये फील्ड समझ में आता है या जिनको रुचि है कि वो कुछ इस तरीके का क्रिएटिव करें, तो उनको ज़रूर इस तरफ आना चाहिए। तो गाइस, आप देख पा रहे होंगे सर ने भी अपनी जो जानकारी थी आपसे साझा करी। उन्होंने बताया कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो इसमें आपके लिए कितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खुलती चली जाती हैं। आगे चल करके आप अपनी जो बात है वो कितनी बेबाकी से रख सकते हैं, किस तरह से आप अपने जो है चीज़ों को आप सामने रख सकते हैं और कल के दिन अपने करियर को बेटर बना सकते हैं, उस पर सर ने अपनी जानकारी आपसे साझा की। सर, एक लास्ट मैसेज चलते चलते आप क्या देना चाहेंगे हमारे जो गाइज हैं, जो हमारे जो व्यूअर्स हमसे जुड़े हुए हैं, इनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सर? सर, मेरा मैसेज यही है कि आपको
खुल के रहना चाहिए। जी। हमारे देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, बिल्कुल सर, सब है, तो खुल के रहना चाहिए, अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए। बिल्कुल सर। और जैसे सर का ही चैनल है, जी इस तरीके के काम ज्यादा करने चाहिए। मेरा अपना भी चैनल है जी जी जहाँ मैं अपनी आवाज भी उठाता हूँ। सबको ऐसे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि जहाँ आपको पूर्ण आजादी है। तो आइए, खूब सर का चैनल भी देखिए, अच्छा काम कर रहे हैं और खूब तरक्की करें। का धन्यवाद। जी जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने विचार जो है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सामने रखा, आपने उनको अपने जो आपका जो एक्सपीरियंस था उनसे आपने उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास किया सर। गाइज, आप लोग इन सब चीज़ों को सुनिए, बहुत बारीकी से इन चीज़ों को समझिए। और ये सारा प्रोग्राम जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे वो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत रिसर्च की हुई है और काफ़ी सालों से जो है अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। तो सर ने भी आपकी जो बातें आपको बताई वो भी आपके बहुत काम आने वाली है। सर से विदा लेते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। गाइस, हम लोग आ चुके हैं वीडियो के एंड वाले पार्ट में और आपने देखा होगा कि तमाम हमारे जितने भी एक्सपर्ट थे जिन्होंने आपसे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की जानकारियां साझा करी, उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। गाइस, आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी हमारे एक्सपर्ट थे उन्होंने अपने गहन रिसर्च किया हुआ है जो उन्होंने अपने फील्ड में, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी जानकारी उन्होंने आपको बताई कि अगर आप पत्रकारिता की फील्ड में आते हैं तो किस तरह से अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। तो गाइस, पिछले तमाम जितने भी हमारे प्रोग्राम्स थे उसी तरह से ये प्रोग्राम भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है, आप सभी के लिए बहुत मायने रखता है। आप इस प्रोग्राम को जो है हर उस तमाम बच्चों तक पहुंचाइए जो 12th में पढ़ रहा है बच्चा और जिसको जो है पत्रकारिता की फील्ड में आना है और जो अपना जो फ्यूचर है मास कम्युनिकेशन की फील्ड में देख रहा है। आप लोगों ने हमें थोड़ा सहयोग के तौर पर हमारी जो वीडियोस हैं इनको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और तमाम उन बच्चों तक पहुंचाना है जो 12th में पढ़ रहे हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और जो पास आउट होकर के इस फील्ड में आना चाहते हैं। उन तमाम बच्चों तक साझा कीजिए हमारी जानकारी और अपने जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं मुझे जरूर लिखिएगा कि आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं। मैं आप सभी के जो क्वेश्चन हैं उनका दिल से स्वागत करूंगा और फिर एक नए प्रोग्राम में, एक नए सेगमेंट में, एक नए सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी दोबारा। आज के लिए बस इतना ही गाइस। आप सभी को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।